हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसे लिखा है बचेंद्री पाल जी ने, इसे हम पढ़ रहे थे। इसके कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में देखा, बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से बचेंद्री पाल जी हैं, उन्होंने पहला अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। अंग दोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति भी थी कि अब ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब अनाड़ी हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तुम वहाँ ऊंचाई पर रहने वाली हो, शिखर पर रहने वाली हो। पहाड़ों से तुम्हारा संबंध है, तुम उससे रहने वाली हो, वहाँ हमेशा तुमने बचपन बिताया है, तो तुम तो पर्वतीय लड़की हो, तो तुम्हें तो पहले ही प्रयास में वहाँ पहुँच जाना चाहिए शिखर पर। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्योत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग, तशरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब ये कौन सी घटना थी कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा गिरा होगा? ये एक ठंडी चीज़ थी क्या? अब उन्होंने सोचा यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्योत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमपुंज मतलब बर्फ़ का एक समूह। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गिरा। वास्तव में सभी लोगों को चोट भी लगी, लेकिन पूरा जो कैंप है वो तहस नहस हो गया, लेकिन किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए।
इतना मेहनत किया, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता उस वक्त तो यहाँ मृत्यु हो सकती थी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था कि इतनी ऊंचाई पर गए लोगों की मृत्यु नहीं हुई, सब बच गए और शेरपा की टांग की हड्डी टूटी और खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे नीचे लाया गया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो उन्होंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो बचेंद्री पाल जी ने कहा, नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर उन्होंने दिया कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी और वे अभी भी बहुत पीछे थे। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, इसीलिए उनको वक्त लग रहा था। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे थर्मस को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर्स की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक का मतलब है उपकार मानते हुए चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था, इसीलिए मैं और आगे गई, जबकि लोग उन्हें रोक रहे थे आगे जाने से। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। मतलब भारी सामान वो ढोकर ला रहा था, लेकर तो वही आया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। इन्होंने चाय बनाया, चॉकलेट थोड़ा बहुत खाया और ये लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके ये लोग वहाँ से बाहर निकले। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने लगा था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। 2 ही ऑप्शन थे उसके पास। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे कहा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत पड़ेगा। इसके अलावा यदि
अंगदोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे ठीक भी अंगदोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। इसलिए मुझे सब कुछ पता था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था उसके साथ में। सुबह 6:20 पर अंगदोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में भी हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। हमारी गति बहुत ही अच्छी है। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 मीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो इस तरीके से सब एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब ये लोग सोचने लगे कि सफलता इतने नज़दीक है, अब ये लोग बीच में कैसे हार मान सकते हैं। तो इन्होंने 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ गया। अब ये लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं और बचेंद्री पाल जी ने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। फिर उन्होंने दुर्गा जी का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला अपने थैले से और लाल कपड़े में लपेटा और उसकी पूजा अर्चना कर
बर्फ़ में दबा दिया और इतनी खुशी हो रही थी उनको अपने माता पिता का भी वहाँ ध्यान आया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुँचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा अंगदोर्जी ने कहा। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, क्योंकि ये पूरा बदल चुका होगा। ये पहले चढ़ाई करने जा रही थी और अब वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुकी है। तो ये ही बहुत बड़ी सफलता है और बचेंद्री पाल जी ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने दृढ़ता से एवरेस्ट के शिखर पर वो पहुंच सकी और वो भारत की पहली महिला बनी। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि कैसे उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।